रात के 1 बजे बाहर आसमान फट रहा था। बादलों की गरज से पूरी हवेली कांप रही थी। लेकिन मेरे बेडरूम के अंदर एक अलग ही तूफान मचा हुआ था। मेरे मखमली बिस्तर पर करण लेटा हुआ था, मेरा नया ड्राइवर। उम्र 22 साल। उसका गठीला सांवला बदन पसीने में भीगा हुआ था। उसकी सांसें किसी धौंकनी की तरह चल रही थीं। नशा जो मैंने उसे अपने हाथों से पिलाया था अब उसकी रगों में दौड़ रहा था। मैं, शालिनी, इस इलाके की सबसे रईस विधवा, उसके ऊपर झुकी हुई थी। मेरी साड़ी का पल्लू मेरे कंधे से कब का गिर चुका था। मुझे होश नहीं था। मेरे बाल खुले थे और मेरे चेहरे पर एक पागलपन था। करण की आंखें आधी बंद थीं। वो नशे में बड़बड़ा रहा था, मालकिन, नहीं, ये गलत है। मैंने अपनी उंगली उसके होठों पर रख दी। श्श, आज रात कुछ भी गलत नहीं है करण। आज रात सब जायज है। मैंने अपना हाथ उसकी चौड़ी छाती पर रखा। मैंने धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। 1, 2, 3। उसका बदन खुलता गया। वो तड़प रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी मालकिन आज उस पर मेहरबान है। पर वो नादान नहीं जानता था कि मेरी नजर उसके जिस्म पर नहीं, बल्कि उसके गले में लटक रहे उस काले धागे पर थी, उस ताबीज पर थी। जैसे ही मेरा हाथ उस ताबीज तक पहुंचा, करण ने नशे में भी मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मालकिन, इसे मत छुओ, ये मेरे बापू की निशानी है। मेरी आंखों से प्यार और हवस का नकाब एक पल में उतर गया। मैंने झटके से अपना दूसरा हाथ तकिए के नीचे डाला और जब मेरा हाथ बाहर आया तो उसमें चांदी की मूठ वाला एक तेज धार खंजर था। मैंने वो खंजर करण की गर्दन पर रख दिया। उसकी त्वचा पर ठंडे लोहे का स्पर्श होते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अपनी जान प्यारी है करण, या ये ताबीज? फैसला तेरा है। आखिर एक मालकिन अपने ही नौकर के साथ बिस्तर पर खंजर लेकर क्यों बैठी थी? क्या थी उस ताबीज की हकीकत? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ कुछ दिन पीछे चलना होगा। उस दिन जब करण पहली बार मेरी हवेली की चौखट पर आया था। दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है। उम्र 35 साल। लोग कहते हैं मेरे पास वो सब कुछ है जो एक औरत को चाहिए। दौलत, शोहरत और एक ऐसी खूबसूरती जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं। पर कोई ये नहीं देखता कि इस सोने के पिंजरे में मैं कितनी अकेली हूं। मेरे पति ठाकुर साहब की मौत को 2 साल हो चुके थे। वो एक्सीडेंट नहीं था, मुझे पता था। वो कत्ल था, और कातिल कोई और नहीं, मेरे अपने जेठ और जेठानी थे, जो इस हवेली और जायदाद के लिए गिद्ध की तरह मंडरा रहे थे। मेरे पति ने मरने से पहले सारी जायदाद के असली कागजात कहीं छुपा दिए थे। वो जानते थे कि अगर कागज मुझे मिले तो मेरी जान को खतरा होगा। इसलिए उन्होंने उस राज की चाबी अपने सबसे वफादार नौकर रामू काका को सौंप दी थी। रामू काका अब अस्पताल में थे, आखिरी सांसें गिन रहे थे, और वो राज, वो अब भी गायब था। जेठ जी मुझ पर दबाव डाल रहे थे। मुझे वो कागजात चाहिए थे, अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए। तभी रामू काका ने खबर भिजवाई कि उनकी जगह उनका बेटा काम करेगा, करण। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो शहर में पढ़ता था। जिस दिन वो आया, जून की तपती दोपहरी थी। मैं हवेली की ऊपर वाली बालकनी में खड़ी थी। नीचे लोहे का गेट खुला। एक मोटरसाइकिल अंदर आई। उस पर से एक लड़का उतरा। मैंने उसे ऊपर से देखा। वो साधारण कपड़ों में था, पर उसका व्यक्तित्व असाधारण था। लंबा कद, कसरती बदन और चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत। उसने हेलमेट उतारा
और अपने बालों को चटका। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर मोड़ी तो उसकी मजबूत कलाई की नसें तन गईं। उसे देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन हुई। सालों से सूखी पड़ी इस हवेली में जैसे किसी मर्द की खुशबू आई हो। पर मेरी नजर उसके चेहरे पर नहीं टिकी। मेरी नजर गई उसके गले पर। उसकी शर्ट का ऊपर का बटन खुला था और वहां उसके सामने गले में एक काला धागा लटक रहा था और उसमें बंधा था एक पुराना ताबीज। मेरा दिल जोर से धड़का। रामू काका ने कहा था, बहू रानी, राज महफूज है। क्या ये वही है? क्या मेरे पति की आखिरी निशानी इस लड़के के गले में झूल रही है? मुझे यकीन करना था और उसके लिए मुझे उस लड़के के करीब जाना था, बहुत करीब, इतना करीब कि मैं उस ताबीज को छू सकूं बिना उसे शक हुए। और इसके लिए मेरे पास एक ही हथियार था, मेरा रूप, मेरा यौवन। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, आईने में अपनी आंखों में काजल गहरा किया और नीचे हॉल में चली गई। करण सोफे के पास खड़ा था। मुझे देखते ही उसमें नजरें झुका ली। नमस्ते मालकिन, मैं रामू काका का बेटा करण। उसकी आवाज में एक भारीपन था, एक मर्दानगी थी। मैं धीरे धीरे चलकर उसके पास गई। जानबूझकर मेरे पायल की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। नमस्ते करण, मैंने बहुत ही नर्म लहजे में कहा। काका कैसे हैं? जी ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे भेजा है आपकी सेवा के लिए। मैं उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाकर उसके सामने खड़ी हो गई। सेवा करोगे? पता भी है हवेली का काम कितना मुश्किल होता है। यहां रात दिन का पता नहीं चलता। उसने सिर उठाकर मेरी आंखों में देखा। मैं मेहनत से नहीं डरता मालकिन, जो हुक्म दोगी वो करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया। अब हमारे बीच बस 1 इंच का फासला था। मुझे उसके पसीने और मिट्टी की मिली-जुली महक आ रही थी। वो घबरा रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। जो हुक्म दूंगी वो करोगे? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अगर मैं कहूं कि मुझे ड्राइवर की नहीं, एक साथी की जरूरत है तो? करण का चेहरा लाल हो गया। वो हड़बड़ा गया। जी मैं समझा नहीं। मैं हंस पड़ी, मजाक कर रही थी। ठीक है, रख लिया तुम्हें, पर एक शर्त है। जी? इस हवेली में मेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे खामोशी से डर लगता है, इसलिए तुम्हें 24 घंटे मेरे आसपास रहना होगा, मेरे बेडरूम के दरवाजे तक। मंजूर है? उसमें थूक निकला और हां में सिर हिला दिया। बकरा जाल में फंस चुका था, अब बस हलाल करने की देरी थी। अगले 1 हफ्ते तक मैंने करण के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेला। मेरा मकसद सिर्फ एक था, उसका विश्वास जीतना और उस ताबीज की सच्चाई जानना। मैं उसे अपने करीब लाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक शाम मैंने उसे कहा, करण, चलो मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। रास्ता सुनसान था। करण गाड़ी चला रहा था। मैं उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। मैंने जानबूझकर एसी बढ़ा दिया। बहुत ठंड है ना करण? मैंने कहा और अपनी बाहों को रगड़ने लगी। जी मालकिन। उसकी नजरें सड़क पर थीं, पर मैं जानती थी कि उसका ध्यान मुझ पर है। मैंने अपनी सीट थोड़ी पीछे की और अपने पैर फैला दिए। मेरी साड़ी घुटनों से थोड़ी ऊपर सरक गई। करण ने गियर बदलते वक्त कनखियों से देखा। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। मैंने अपना हाथ गियर के पास रखा, ठीक उसके हाथ के ऊपर। उसमें झटके से हाथ हटाना चाहा, पर मैंने पकड़ लिया। अरे डरो मत, तुम्हारा हाथ तो बहुत गर्म है, मुझे तो ठंड लग रही है। उसका पूरा शरीर कांप गया। मालकिन, कोई देख लेगा? कौन देखेगा? यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं। और वैसे भी
एक नौकर अपनी मालकिन को ठंड से बचाए, इसमें क्या गलत है? मैंने उसकी उंगलियों को अपनी हथेलियों में दबाया। उसकी उंगलियां सख्त थीं, खुरदरी थीं। उस दिन मैंने उसके मन में वो बीज बो दिया कि उसकी मालकिन उससे कुछ और चाहती है। 2 दिन बाद दोपहर का समय, मैंने करण को अपने बेडरूम में बुलाया। मैं नहाकर निकली थी, बाल गीले थे और मैंने सिर्फ एक हल्का सा गाउन पहना था जिसके ऊपर साड़ी लपेटी हुई थी, पर लापरवाही से। करण, मैंने बिस्तर पर लेटते हुए आवाज दी। जरा वो ऊपर पंखे की आवाज देखना, बहुत शोर कर रहा है। करण अंदर आया। मुझे बिस्तर पर उस हाल में देखकर वो वहीं जम गया। जी देखता हूं। वो स्टूल लेकर आया और पंखे के नीचे चढ़ गया। मैं ठीक उसके नीचे बिस्तर पर लेटी थी। जैसे ही उसने हाथ ऊपर किया, उसकी शर्ट ऊपर खिंच गई और मुझे वो ताबीज साफ साफ दिखाई दिया। काला धागा और चांदी का एक चौकोर बक्सा। मेरा मन किया कि अभी झपट कर वो ताबीज खींच लूं, पर नहीं, अभी नहीं। अचानक मैंने जानबूझकर स्टूल के पाए पर पैर मारा। स्टूल हिला। अरे! करण का संतुलन बिगड़ा। वो सीधा नीचे गिरा और सीधा मेरे ऊपर, मेरे बिस्तर पर। उसका भारी बदन मेरे नाजुक शरीर से टकराया। हमारा चेहरा आमने सामने था। उसकी नाक मेरी नाक से छू रही थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। वो हटने की कोशिश करने लगा। माफ करना मालकिन। मैंने उसे कस कर पकड़ लिया। अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट दी। रुको, मैंने फुसफुसाया। इतनी जल्दी क्या है? उसकी आंखों में डर और हवस की जंग चल रही थी। मेरा दिल देखो कितना तेज धड़क रहा है। मैंने उसका हाथ अपने सीने पर रखा। क्या तुम्हारा भी धड़क रहा है? उसका हाथ कांप रहा था। वो पूरी तरह पिघल चुका था। मालकिन, मैं नौकर हूं, ये पाप है। पाप और पुण्य तो दुनिया वालों के लिए है करण। इस बंद कमरे में तो सिर्फ जज्बात है। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके गले के पास, उस ताबीज के पास अपनी सांसें छोड़ी। मैंने अपने होठों से उस ताबीज को छूने की कोशिश की। वो तड़प उठा। वो एक झटके से उठा और कमरे से भाग गया। मैं बिस्तर पर लेटी मुस्कुरा रही थी। वो भाग गया था, पर वो वापस आएगा, एक प्यासे की तरह, और अगली बार वो खुद मेरे जाल में फंसेगा। और फिर वो रात आई। मौसम विभाग ने भारी तूफान की चेतावनी दी थी। जेठ जी का फोन आया था। शालिनी, कल सुबह हम हवेली आ रहे हैं वकील के साथ। अगर कागज नहीं मिले तो इस हवेली से धक्के मार कर निकालेंगे। मेरे पास वक्त नहीं था। आज रात ही मुझे वो ताबीज चाहिए था। शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी। मैंने रसोई में जाकर करण के लिए एक खास दूध बनाया। उसमें मैंने नींद की गोलियां और थोड़ा सा नशा मिला दिया, बस इतना कि उसका दिमाग सुन्न हो जाए और वो विरोध ना कर सके। रात के 10 बजे बिजली गुल हो गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी। मैंने अपने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं। मैंने लाल रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी। इत्र की महक पूरे कमरे में फैला दी। मैंने घंटी बजाई। करण आया। वो भीगा हुआ था, शायद बाहर जनरेटर चलाने की कोशिश कर रहा था। जी मालकिन। वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा, नजरें नीचे किए। अंदर आओ करण, दरवाजा बंद कर दो। पर मालकिन, अंधेरा है, इसीलिए तो बुला रही हूं। मुझे अंधेरे से डर लगता है। आज रात तुम यहीं रहोगे, मेरे पास। करण ने कांपते हाथों से कुंडी लगाई। मैं उसके पास गई। हाथ में दूध का गिलास था। लो, इसे पी लो, ठंड लग जाएगी। नहीं मालकिन, मैं ठीक हूं। मेरी बात टालोगे? मैंने बनावटी गुस्से से कहा। पियो, ये मेरा हुक्म है। उसने गिलास लिया और एक सांस में पी गया। मैंने उसे सोफे पर बैठाया। मैं उसके पैरों के पास कालीन पर बैठ गई। जानते हो करण, जब तुम आए थे मुझे लगा तुम भी बाकियों की तरह हो, पर तुम अलग हो। मैंने अपना सिर उसके घुटनों पर रख दिया। नशा अपना असर दिखा रहा था। करण की पकड़ ढीली हो रही थी।
उसका शरीर भारी हो रहा था। मालकिन, उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। मुझे मुझे चक्कर आ रहे हैं। कुछ नहीं, बस थकान है, लेट जाओ। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और अपने शाही बिस्तर तक ले गई। उसने बिस्तर पर गिरते ही अपनी आंखें बंद कर ली। यही मौका था। मैं उसके ऊपर झुक गई। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वो अभी पूरी तरह बेहोश नहीं था। वो होश और बेहोशी के बीच झूल रहा था। करण, मैंने उसके कान में कहा, आज मैं तुम्हारी हूं। मैंने उसकी शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। मेरी उंगलियां उसकी छाती पर रेंग रही थीं। उसने नशे में अपना हाथ उठाया और मेरे बालों को छूने की कोशिश की। आप बहुत सुंदर हैं, जानती हूं। मैंने उसकी शर्ट पूरी खोल दी। वहां उसके बालों वाले सीने के बीचों बीच वो ताबीज रखा था, चांदी का पुराना ताबीज। उसे देखते ही मेरी आंखों की प्यास बदल गई। अब मुझे करण नहीं, वो खजाना चाहिए था। मेरा हाथ बढ़ा। मैंने ताबीज को अपनी मुट्ठी में भर लिया। मैं उसे धीरे से उसके गले से निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन धागा छोटा था। वो सिर से बाहर नहीं आ रहा था। करण ने करवट बदली। मुझे जल्दी करनी थी। मैंने जोर लगाया। धागा मजबूत था, टूट नहीं रहा था। करण की गर्दन पर निशान पड़ने लगे। तभी करण की आंखें हल्की सी खुली। उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मालकिन, क्या क्या कर रही हो? उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। छोड़ो इसे। वो विरोध कर रहा था। नशा कम पड़ रहा था शायद। उसकी ताकत वापस आ रही थी। वो मुझे धक्का देने वाला था। अगर वो आज बच गया तो कल जेठ जी मुझे मार डालेंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने वो किया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला और वो खंजर निकाल लिया। करण ने जैसे ही मुझे धक्का दिया, मैंने फुर्ती से उसके सीने पर अपना वजन डाला और खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। हिलना मत, मैं चिल्लाई। मेरी आवाज में अब वो नरम मालकिन नहीं, एक हताश औरत थी। करण की नशे वाली आंखें खौफ से भर गईं। मालकिन, ये चाकू? हाँ, चाकू। और ये तब तक नहीं हटेगा जब तक तुम मुझे ये ताबीज नहीं दोगे। पर इसमें क्या है? ये तो मेरे बापू का। झूठ मत बोल। मुझे पता है इसमें क्या है। मेरे पति की वसीयत, मेरे जीने का सहारा। सीधे सीधे दे दे करण, वरना कसम भगवान की मैं भूल जाऊंगी कि तूने मेरी कितनी सेवा की है। कमरे में बिजली कड़की। उस रोशनी में करण ने मेरा चेहरा देखा। उसे वहां प्यार नहीं, मौत दिखी। और मैंने करण का चेहरा देखा। मुझे वहां डर नहीं, एक अजीब सा दुख दिखा, जैसे उसका दिल टूट गया हो। तो ये नजदीकियां, सब नाटक था? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। सिर्फ इस ताबीज के लिए? हां, सब नाटक था। एक नौकर से प्यार करने के लिए मैं पागल नहीं हूं। मुझे सिर्फ ये चाहिए। मैंने ताबीज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। करण की आंखों से एक आंसू लुढ़क कर तकिए पर गिर गया। ले लीजिए मालकिन। उसने अपनी गर्दन पीछे कर ली, मानो मौत के लिए तैयार हो। अगर आपको मेरी जान से ज्यादा ये धागा प्यारा है तो ले लीजिए, मार दीजिए मुझे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा हाथ कांपने लगा। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मैं कातिल नहीं थी। मैं बस मजबूर थी। खंजर मेरी मुट्ठी में था, तावीज उसकी गर्दन में था और बाहर मुझे गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। बहुत सारी गाड़ियां। जेठ जी, वो सुबह आने वाले थे, पर वो अभी आ गए। अब मेरे पास भागने का भी रास्ता नहीं था। और करण, वो अब जान चुका था कि मैं कौन हूं। अगर मैंने इसे मारा तो मैं कातिल, और अगर जेठ जी आ गए तो हम दोनों मरेंगे। मैं एक दोराहे पर खड़ी थी और घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी। दोस्तों, एक तरफ मेरे हाथ में खंजर था, दूसरी तरफ बाहर दुश्मन खड़े थे।
और मेरे नीचे वो लड़का था जिसे मैंने प्यार के जाल में फंसाकर मारने की कोशिश की थी। तभी नीचे हॉल से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। धड़ाम! हवेली का मुख्य दरवाजा टूट चुका था। भारी कदमों की आवाजें सीढ़ियों पर गूंजने लगी और साथ में जेठ जी की वो कड़कती हुई आवाज, शालिनी, कहाँ छिपी है? आज तो पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा तुझे। वो आ गए थे। मौत मेरे दरवाजे पर थी। मैंने करण की आंखों में देखा। अगर मैंने इसे अभी नहीं छोड़ा तो ये भी मेरे साथ मारा जाएगा। मैंने एक झटका दिया। खंजर करण की गर्दन पर नहीं बल्कि उस काले धागे पर चलाया। धागा कट गया। ताबीज मेरे हाथ में आ गया। मैंने खंजर फेंक दिया और करण के सीने से हट गई। भाग जाओ करण, मैंने हाफते हुए कहा। खिड़की से कूद जाओ, वो लोग मुझे मारने आए हैं, तुम अपनी जान बचाओ। करण हक्का बक्का रह गया। वो अपनी गर्दन को सहला रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने उसे छोड़ दिया। और आप? उसने पूछा। मेरी चिंता मत करो, मैं निपट लूंगी, जाओ। मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन करण वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने खड़े होकर अपनी शर्ट के बटन बंद किए। उसकी आंखों से वो नशा उतर चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी जिद आ गई थी। बापू ने कहा था, नमक खाया है तो हक अदा करना पड़ेगा। मैं कायर नहीं हूं मालकिन, जो एक औरत को भेड़ियों के बीच छोड़कर भाग जाऊं। उसने कमरे के कोने में रखा एक भारी पीतल का फूलदान उठा लिया। आने दो सालों को। उसकी वफादारी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस लड़के को मैंने सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज समझा, वो मेरी ढाल बनकर खड़ा था। तभी मेरे बेडरूम के दरवाजे पर लातें पड़ने लगी। खोलो! करण, हम लड़ नहीं सकते, वो बहुत सारे हैं और उनके पास बंदूकें हैं। मैंने अक्लमंदी दिखाई। हमें छिपना होगा और मुझे ये ताबीज खोलना है। इसमें वो राज है जो उन्हें बर्बाद कर सकता है। मैंने करण का हाथ पकड़ा। मेरे साथ आओ। मैंने अपने ड्रेसिंग रूम के पीछे बना एक चौड़ दरवाजा खोला जो हवेली के पुराने गलियारों में जाता था। ये रास्ता सिर्फ मुझे और मेरे पति को पता था। हम अंदर घुसे और मैंने अंदर से चिटखनी लगा दी। ठीक उसी वक्त बेडरूम का दरवाजा टूटा। ढूंढो उसे, बेडरूम में नहीं है, जेठ जी की आवाज आई। हम अंधेरे संकरे गलियारे में थे। वहां धूल और जाले थे, घुप अंधेरा। करण ने अपना फोन निकालकर टॉर्च जलाई। हम भाग रहे थे। गलियारा बहुत तंग था। हमारे कंधे एक दूसरे से रगड़ खा रहे थे। थोड़ी देर पहले जिस बिस्तर पर हम हवस के खेल में उलझे थे, अब हम जान बचाने के लिए एक दूसरे से चिपके हुए थे। मेरी सांसें फूल रही थीं। करण ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसका हाथ गर्म और मजबूत था। इस बार मुझे उस स्पर्श में डर नहीं, सुरक्षा महसूस हुई। हम चलते चलते हवेली के पुराने तहखाने के पास पहुंचे। यहाँ रुकते हैं, मैंने कहा, यहाँ कोई नहीं आएगा। हम एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप गए। मैंने कांपते हाथों से वो ताबीज खोला। चांदी का वो छोटा सा चौकोर डिब्बा। उसका ढक्कन बहुत टाइट था। मैंने अपने दांतों से उसे खींचकर खोला। अंदर एक बहुत ही बारीक मुड़ा हुआ कागज था और एक छोटी सी चाबी। कागज पर कोई नक्शा नहीं, बस एक नंबर लिखा था, LIB-RORW-3-BOOK-RED। मैं समझ गई। मेरे पति किताबों के शौकीन थे। लाइब्रेरी, मैंने फुसफुसाकर कहा। करण, सबूत लाइब्रेरी में है। तीसरी लाइन, लाल किताब। करण ने मेरी तरफ देखा। लेकिन लाइब्रेरी तो हॉल के पास है, वहां तो वो लोग खड़े होंगे। जाना तो पड़ेगा करण, वरना हम आज रात जिंदा नहीं बचेंगे। तभी तहखाने की सीढ़ियों पर आहट हुई। टॉर्च की रोशनी हम पर पड़ी। यहां है, नीचे है, एक गुंडे की आवाज आई। हम पकड़े गए थे। करण ने मुझे पीछे धकेला
आप भागो लाइब्रेरी की तरफ, मैं इन्हें रोकता हूं। नहीं करण, उसने मेरी बात नहीं सुनी। वो चीते की तरह उस गुंडे पर झपटा। अंधेरे में लड़ाई शुरू हो गई। करण ने उस गुंडे का हाथ मरोड़ा और उसे दीवार पर दे मारा। गुंडे की बंदूक गिर गई। भागो मालकिन, करण चिल्लाया। मैं रोते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे वो सबूत चाहिए थे। मैं पागलों की तरह गलियारे से निकलकर लाइब्रेरी में पहुंची। वहां अंधेरा था, बिजली अभी भी नहीं आई थी। मैंने अपने फोन की रोशनी में किताबें ढूंढनी शुरू की। रो थ्री, मेरे हाथ कांप रहे थे। किताबें नीचे गिर रही थीं। तभी मुझे वो लाल किताब दिखी। वो काफी मोटी थी। मैंने उसे खींचा। वो एक किताब नहीं थी, वो एक लकड़ी का बॉक्स था जो किताब की शक्ल में था। उसमें एक ताला लगा था। मैंने ताबीज वाली चाबी उसमें लगाई। ताला खुल गया। अंदर कुछ जमीन के असली कागजात थे और एक पेन ड्राइव, और साथ में मेरे पति की एक चिट्ठी। शालिनी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं नहीं हूं। इस पेन ड्राइव में उसकी वो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो मुझे मारने की साजिश रच रहा है। ये सबूत उसे फांसी दिलाने के लिए काफी है। मेरे आंसू टपक कर उस खत पर गिरे। मुझे मेरी जीत मिल गई थी। तभी लाइब्रेरी की लाइट जल गई। जनरेटर चल गया था और दरवाजे पर मेरे जेठ जी खड़े थे। उनके हाथ में एक पिस्तौल थी और उनके साथ 2 हट्टे कट्टे गुंडे। वो हंसे। अरे वाह छोटी बहू, बहुत मेहनत की तुमने। लाओ, वो डिब्बा मुझे दे दो। मैंने डिब्बा अपनी छाती से लगा लिया। कभी नहीं। तुमने मेरे पति को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तो मुझे कौन पकड़ेगा, पुलिस? वो आगे बढ़े। आज रात इस हवेली में एक और मौत होगी। लोग कहेंगे विधवा शालिनी अपने जवान नौकर के साथ रंगरेलियां मना रही थी और शर्म के मारे दोनों ने आत्महत्या कर ली। क्या कहानी बनेगी? उसने बंदूक मुझ पर तान दी। दे चुपचाप। मैं पीछे हट्टे हट्टे दीवार से सट गई। मौत मेरे सामने खड़ी थी। मार दो मुझे, मैंने चिल्लाकर कहा, पर यह जायदाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उसने ट्रिगर पर उंगली रखी। धड़ाम! लाइब्रेरी की खिड़की का शीशा टूटकर अंदर गिरा और बाहर से एक परछाई अंदर कूदी। करण। वो खून से लथपथ था। उसके सिर से खून बह रहा था। शर्ट फटी हुई थी, पर उसकी आंखों में आग थी। वो सीधा जेठ जी के ऊपर कूदा। जेठ जी की बंदूक हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब वहां एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ वो 2 गुंडे और जेठ जी, और दूसरी तरफ अकेला करण। करण ने एक गुंडे को उठाकर लाइब्रेरी की टेबल पर पटका। टेबल टूट गई। दूसरे गुंडे ने करण के सिर पर कुर्सी मारी। करण! मैं चीखी। करण गिरा, पर हारा नहीं। उसने पास पड़ा एक भारी स्टैचू उठाया और गुंडे के पैर पर दे मारा। जेठ जी ने अपनी बंदूक वापस उठाने की कोशिश की। मैं दौड़ पड़ी। मैंने बंदूक की तरफ छलांग लगाई। मैं और जेठ जी दोनों बंदूक के लिए छीना झपटी करने लगे। वो मुझसे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और बालों से पकड़कर जमीन पर घसीटा। बहुत शौक है ना मालकिन बनने का। उन्होंने बंदूक मेरे सिर पर रख दी। करण 2 गुंडों से घिरा हुआ था। उसने मुझे उस हाल में देखा। उसने एक दहाड़ मारी। उसने अपनी पूरी ताकत से दोनों गुंडों को धक्का दिया और जेठ जी की तरफ दौड़ा। धाए! गोली चली। हवेली में सन्नाटा छा गया। मैं आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार कर रही थी, पर मुझे दर्द नहीं हुआ। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने करण खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों से जेठ जी की बंदूक की नली पकड़ रखी थी और गोली उसकी बांह को चीरती हुई निकल गई थी। खून की धार बह रही थी, लेकिन करण ने बंदूक नहीं छोड़ी। उसने एक झटके से बंदूक जेठ जी के हाथ से छीन ली और उसे दूर फेंक दिया, और फिर उसने अपना वो भारी लोहे जैसा हाथ उठाया और जेठ जी के चेहरे पर एक ऐसा मुक्का मारा कि वो किसी कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिरे। करण उनके ऊपर चढ़ गया।
मेरी मालकिन को हाथ लगाया तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो उसे मारने लगा पागलों की तरह। करण रुक जाओ, वो मर जाएगा, मैं चिल्लाई। तभी बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आई। मैंने आने से पहले जब हम छिपे थे तभी पुलिस को मैसेज भेज दिया था। पुलिस ने जेठ जी और उनके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने वो पेन ड्राइव और खत पुलिस कमिश्नर को सौंप दिए। जेठ जी को ले जाया गया। हवेली अब शांत थी। हॉल में डॉक्टर करण की पट्टी कर रहे थे। मैं उसके पास बैठी थी। वो दर्द में था, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था। जब डॉक्टर चले गए तो हम दोनों अकेले थे। मैंने पानी का ग्लास उसे दिया। करण, मेरी आवाज भर्रा गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें नशा दिया, खंजर दिखाया, तुम्हारे जज्बातों से खेला। मैं बहुत बुरी औरत हूं। करण ने पानी पिया और मुस्कुराया, वही मासूम मुस्कान जो पहले दिन थी। नहीं मालकिन, आप बुरी नहीं, मजबूर थीं। और एक औरत अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई पाप नहीं। पर तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी मेरे लिए। क्यों? जबकि तुम्हें पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। करण ने मेरी आंखों में देखा। क्योंकि मेरे बापू ने कहा था, बेटा, ठाकुर साहब ने हमें बहुत दिया है, उनकी पत्नी की रक्षा करना हमारा धर्म है। मैंने बस अपना धर्म निभाया मालकिन। प्यार तो किस्मत वालों को मिलता है। हम नौकरों के हिस्से में तो बस वफादारी आती है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पसीज गया। कितना बड़ा दिल था इस लड़के का। मैंने जिसे मोहरा समझा वो वजीर निकला। मैं उठी और अलमारी से वो तावीज लेकर आई। मैंने उसमें से कागज निकाल लिए थे। मैंने वो ताबीज वापस करण के गले में बांध दिया। मेरे हाथ उसकी गर्दन को छू रहे थे, पर इस बार मेरे मन में कोई छल नहीं था। ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है करण, और आज से तुम इस हवेली के नौकर नहीं हो तो क्या हूं? हिस्सेदार, मैंने कहा। मेरे पति की वसीयत के हिसाब से अगर हमारे कोई वारिस में ही हुआ तो जायदाद का 25% हिस्सा उस वफादार को मिलेगा जो इस राज की रक्षा करेगा, यानी तुम्हारे पिता को। और अब तुम्हें। करण की आंखें फटी रह गईं। नहीं मालकिन, मैं ये नहीं ले सकता। लेना पड़ेगा। और सुनो, अब से मुझे मालकिन मत कहना, शालिनी कहना या भाभी कहना, पर मालकिन नहीं। उस तूफानी रात के बाद हवेली का मौसम बदल गया। करण ने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो मेरा ड्राइवर नहीं, मेरा बिजनेस पार्टनर है। हम साथ में काम करते हैं। गांव वाले बातें बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं। अरे देखो, विधवा ने जवान लड़के को सर पर चढ़ा रखा है। पर हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बीच जो रिश्ता है वो जिस्म की भूख से बहुत ऊपर है। वो भरोसे और सम्मान का रिश्ता है। कभी कभी जब हम साथ में चाय पीते हैं तो करण मजाक में कहता है, वैसे शालिनी जी, उस रात अगर जेठ जी नहीं आते तो क्या आप सच में मेरा गला काट देती? मैं हंस देती हूं और कहती हूं, किस्मत मनाओ कि तुम्हें पता नहीं चला। पर सच तो ये है दोस्तों, उस रात अगर करण ने मुझे धक्का दिया होता तो शायद मैं गिर जाती, पर उसने मुझे थाम लिया। उसने मुझे सिखाया कि असली मर्द वो नहीं जो औरत का फायदा उठाए, बल्कि वो है जो उसकी ढाल बन जाए। हवेली अब वीरान नहीं है, इसमें हंसी है, सुकून है और सुरक्षा है। दोस्तों, अगर आपको करण की वफादारी और हमारी ये अनोखी जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।